दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में क्या क्या और ऐड करना चाहिए। तो इसके बारे में हम आज समझेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है और आपका 100% अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं और इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन कर दिया जा सकता है। अब हम आते हैं कि आप आंसर कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे कि तुम्हें अच्छा मार्क्स आए, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, कहाँ कहाँ फिगर आप बना सकते हो, कैसे कैसे क्या कर सकते हो। तो ये हमारा इस वीडियो के अंतर्गत ये सब चीज़ें बताऊँगी मैं। हमारे पृथ्वी की एक ग्रह है, यह दूरी के क्रम में सूर्य के तीसरे स्थान पर आता है। आकार में यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। यदि सूर्य से अधिक दूरी पर होती तो अधिक ठंडा के कारण यहाँ कोई जीवधारी जीवित न होता। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन हेतु उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी सौरमंडल में अनोखी है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इस कारण अंतरिक्ष में देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आप अगर यहाँ पे चाहते हैं कि पृथ्वी नीला ग्रह दिखता है तो कैसा दिखता होगा, एग्जामिनर को अच्छे से समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा पृथ्वी बना लो। यार पृथ्वी कितना बड़ा होता ही है, पृथ्वी तो आप आराम से आसानी से बना सकते हो। क्या करो, एक थोड़ा सा छोटा सा एक सर्कल बना दो और उसमें थोड़े से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इन सभी को वहाँ पे छोटे से में डिनोट कर दो, वाटर वगैरह दिखा दो, थोड़े से पेड़ पौधे बना दो। तो इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर को प्रभावित दिखेगा आपका आंसर और अच्छा दिखेगा, बेहतरीन दिखेगा। तो यार फिगर्स को इंक्लूड करके ना हम अपने आंसर को और बेस्ट से बेस्ट बनाते हैं और हमारा आंसर जो होता है ना एग्जामिनर को देखते ही पसंद आ जाता है। और सब जितनी भी कॉपियाँ वो चेक कर रहा होता है, उस कॉपी चेक करने में आपका जो कॉपी होता है उन सभी कॉपियों से अलग हो जाता है और इससे आपका मार्क्स बढ़िया नंबर आता है। पहला प्रश्न है हमारा, यातायात के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत हम लिखते हैं, सड़कों पर भारी यातायात के कारण आज प्रतिदिन हृदय विदारक दुर्घटना हो रही है, इसलिए यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलना बहुत आवश्यक है। आपका जीवन बहुमूल्य है, इसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। सड़क पर चलना और सामान्य नियम निम्नलिखित हैं जिसके प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। पहला, सड़क के बाईं ओर चलो। अब आप यहाँ पे भी चाहोगे ना तो एक छोटा सा फिगर बना सकते हो, एक छोटा सा रोड बना दो, यहाँ पे एक बच्चा को खड़ा कर दो जो रोड के बाईं ओर चल रहा हो, और ये क्या होता है ना, बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को समझ आता है। और दूसरा है, सड़क पर यातायात नियंत्रण हेतु लगी हरी, पीली व लाल बत्तियों का ध्यान रखो और हरी पत्ती का संकेत मिलने पर ही चलो। बत्तियों के निर्देश का पूरा पालन करो। अब आप क्या कर सकते हो ना कि ये थोड़ा सा एक सिंबल बना सकते हो और उस पर हरी, लाल, पीला, नीला जो भी है आप उसको क्या कर सकते हो, अच्छे से डिनोट कर देते हो और तीर का निशान लगा के आप उसमें लिख सकते हो नाम की ये बत्ती है और ये इस कलर की बत्ती है और ये इस कलर की बत्ती है। अब छोटा सा ही फिगर में ना आप सब कुछ इंक्लूड कर दो। अब हम लोग अगला स्टेप चलते हैं, सड़क तभी पार करो जब हरी बत्ती जल जाए। जहाँ तक हो सके उसी स्थान पर से पार करो जहाँ सड़क पर पद यात्रियों हेतु जैबरों के निशान हो। अब पता है जब हम लोग सड़क चलते हैं ना तो हमेशा हमें सड़क को कैसे पार करना चाहिए, तो जेड के नियम से पार करना चाहिए। अब आप क्या करो ना, उसी फिगर में एक छोटा सा जेड वाला रोड बना दो। अब उसमें क्या होगा ना कि आसानी हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ सड़क के दोनों ओर पृथक या पथ मतलब फुटपाथ बने होते हैं वहाँ पैदल चलते समय उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई रोड है तो वहीं पे करना चाहिए। अब यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो कि लॉजिक इसमें क्या लगा सकते हो कि आप क्या करो, एक और फिगर बनाओ वहीं पे एकदम छोटा सा, ये नहीं बहुत बड़ा, वहीं पे एक छोटा सा फिगर बनाओ और उसमें क्या करो, एक बच्चे को बीचों बीच में खड़ा कर दो, ठीक है। और वो फुटपाथ का नियम क्या कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। सड़क पर यदि लाल बत्ती नहीं लगी है और यातायात पुलिस कर्मचारी निर्देश पर रहा है तो उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप एक छोटा सा पुलिस मतलब यार कार्टून के टाइप के तुम बहुत कुछ बना सकते हो छोटे से ही फिगर में। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे ना तो आपका जो मार्क्स होगा ना वो बढ़िया आ सकता है, बेहतरीन आ जाएगा और एकदम मजबूर हो जाएगा वो एग्जामिनर आपको नंबर देने में, क्योंकि आपकी कॉपी हर कॉपियों से सबसे अलग दिखाई देगी। अब हम लोग आते हैं कि किसी और प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। अब सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और शीघ्र ही यहाँ से वापस चला गया, अतः उसके आक्रमण से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर ने आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दर्शित भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या कर सकते हो ना, एक मोटिंग से हेडिंग में आप राजनीतिक महत्व लिख सकते हो। ठीक है। और 4-5 ऐसे नीचे नीचे करके अंडरलाइन करके आप क्या कर सकते हो, पॉइंट। जैसे एक तरफ लिख दो इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक, और दूसरे में लिख दो राजनीतिक एकता का प्रारंभ, और तीसरे में लिख दो यूनानी राज्यों की स्थापना। फिर अगले वाले में लिख दो दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। ऐसे आप एक फिगर जब बनाओगे ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिगर जब भी आप बनाओ तब अब क्या करो कि कोई चित्र के तरीके से बनाओ। फिगर बनाने के कई सारे हमारे मॉडल्स होते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपकी कॉपी जो होगी ना, सभी लोगों से आपकी कॉपी थोड़ी सी बेहतरीन और अलग दिखाई देगी। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इसमें इस तरीके से जब आप लिख दोगे तो उसके बाद लिखोगे, हेडिंग डालोगे पहला राजनीतिक एकता का प्रारंभ। ठीक है। तो उसमें लिखोगे तत्कालीन उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस तथा आम्बी के राज्यों में हो गया। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। ठीक है। अब दूसरे में लिखोगे यूनानी राज्यों की स्थापना। तो इसके अंतर्गत क्या लिखोगे, पश्चिमी पंजाब सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। अब अगले वाले में क्या लिखोगे, दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान में क्या लिखोगे, भारतीय को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने में अपने युद्ध विधि के दोषों का भली भांति ज्ञान हुआ, जिससे उन्होंने भविष्य में दूर भी किया। ठीक है। अब उनके आर्थिक प्रभाव के बारे में लिखेंगे। आप अब क्या कर सकते हो कि आप जिधर अंडरलाइन रहता है, कॉपियों में आप देखोगे एक तरफ अंडरलाइन रहता है, वहाँ पे आप लिख दो कि आर्थिक प्रभाव। ठीक है। और उससे बीचों बीच में उसको लिख दो और एक सीधा लाइन खींचो, और ऐसे मतलब एकदम सीधा लाइन खींचो और बेड़िए टाइप में उस लाइन को लिख दो। और पहले वाले में लिखो नए मार्गों का ज्ञान, दूसरे में लिखो व्यापारों का प्रोत्साहन। ठीक है। ऐसे दो लिख दो। और पहले वाले में लिख दो नए मार्गों का ज्ञान में लिखो, यद्यपि भारत के यूनान से पहले ही संबंध स्थापित थे, किंतु इस आक्रमण से अन्य व्यापारिक मार्ग खुल गए। मार्गों के एक जलमार्ग तथा 3 स्थल मार्ग भारत, यूनानी, ईरान आदि पश्चिमी देशों के मध्य थे। काबुल बलूचिस्तान से सुल्तान दर्रा तथा जोडुशा से होकर जाने वाला स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। अब हम दूसरे वाले में लिखेंगे जिसमें व्यापार को प्रोत्साहन था, उसमें भारत और यूनानी के मध्य व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हुई। भारत गर्म मसाले, हाथी दांत आदि वस्तुओं का निर्यात तथा यूनानी से कन्याओं का आयात होने लगा। ठीक है। अब हम आएंगे सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। इसके अंतर्गत भी थोड़ा सा लिख देंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की भारत विजय में किस फलस्वरूप कला, भाषा, साहित्य, ज्योतिषी, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव पड़ा, किंतु यह मत सही नहीं है। यह प्रभाव परिवर्तित यूनानी संपर्क में था। ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं। तो कर्क रेखा को हम हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर पर ग्लोब पर पश्चिमी से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। अब आप इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, एक मकर जैसे एक फिगर बना सकते हैं कर्क रेखा के लिए। ठीक है। अब मकर रेखा को देखेंगे, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 26 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर ग्लोब पर पश्चिमी से पूर्व की ओर खींची गई ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों की राजधानी के नाम लिखिए। ठीक है। उत्तर में लिखेंगे केंद्र शासित क्षेत्र एवं उनकी राजधानी, यानी एक तरफ लिखेंगे केंद्र शासित क्षेत्र और दूसरी तरफ लिखेंगे राजधानी। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा से 7 लिखेंगे। ठीक है। तो पहले में लिखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। तो राजधानी वाले में राजधानी लिखेंगे और केंद्र शासित क्षेत्र को केंद्र शासित क्षेत्र में लिखेंगे।
अब दूसरा है लक्षद्वीप, तो उसका राजधानी क्या है, कवारती। और तीसरा दमन और दीव है, तो इसका क्या होता है, राजधानी दमन होता है। दादरा और नगर हवेली, अब हम इसका राजधानी क्या होता है, सिलवासा। और पांचवा है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी क्या होती है, दिल्ली। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। पुदुचेरी का यानी पांडिचेरी का पुडुचेरी या पांडिचेरी ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हिमालय पर्वत से अब क्या लाभ है, क्या समझते हैं आप हिमालय पर्वत से? हिमालय पर्वत से निम्नलिखित लाभ होते हैं, निम्नलिखित हमारे देश में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, ठीक है। तो पहला, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक प्रहरी के रूप में स्थित है। दूसरा है, यह पर्वत उत्तरी की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। यदि हिमालय पर्वत ना होता तो हमारी जलवायु ठंडी और शुष्क होती। तीसरा, हिमालय पर्वत क्षेत्र में अनेक जुड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो विभिन्न रंगों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम की संरचना तथा कार्य बताइए। दो तरीके से आपको इससे प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको हेडिंग डालना है नगर निगम का गठन और एक दो अंडरलाइन नीचे कर देना। उसके अंतर्गत लिखना है, जिन नगरों को महानगरों का दर्जा दिया जाता है वहाँ नगर निगम का गठन होता है। संपूर्ण महानगर को जनसंख्या के अनुपात में बोर्डों से में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक बोर्ड से एक सदस्य पार्षद का चयन किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के वे सदस्य जो नगर निगम की सीमा में आंशिक या पूर्ण रूप से आते हैं, हाँ, वे भी नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने स्थान पर विधिवत योग्यता वाले अपने प्रतिनिधियों को सदस्य हेतु अधिकृत कर सकते हैं। अब इसके आगे एक और नया हेडिंग जोड़ेंगे, नगर निगम के कार्य, उनके क्या क्या मतलब वर्क होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत लिखेंगे, नगर निगम के प्रमुख कार्य दो प्रकार से होते हैं। पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य, ठीक है। अब हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे अनिवार्य कार्य। इसमें लिखेंगे, नगर निगम का प्रमुख कार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना और नगर निगम प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा की व्यवस्था करता है। नगर निगम का दूसरा प्रमुख कार्य नगर की स्वच्छता हेतु कानून बनाना व उनका पालन करना है। सार्वजनिक स्थानों तथा सड़कों की सफाई की व्यवस्था करना नगर निगम की अनिवार्य एवं प्रमुख कार्य। सफाई की व्यवस्था हेतु नगर निगम कूड़ा घरों, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालयों आदि की व्यवस्था करना। तीसरा, नगर निगम का तीसरा तथा सबसे प्रमुख कार्य जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का प्रबंध करना और नगर निगम के शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना भी नगर निगम का कार्य है। संक्रामक रोगों को रोकथाम हेतु हैजा, प्लेग, चेचक, पोलियो आदि के टीकाकरण का प्रबंध नगर निगम करती है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा फिगर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्या करो, ऐसे बनाओ कि वहाँ पे टूटी वगैरह हो, छोटा सा शौचालय बना दो, एक छोटा सा गुड्डा बना दो, वहीं पे मतलब वो एंट्री कर रहा हो, इस टाइप के आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति पढ़ेगा वह क्या क्या इस बगल में लिखा हुआ है वह सब फिगर के माध्यम से उसे समझ में आ जाएगा। अब चौथा है, पागल कुत्तों तथा आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें जंगलों आदि में छोड़ने का कार्य नगर निगम करती है। जर्जर भावनाओं को गिरना और सड़कों की मरम्मत का कार्य भी नगर निगम के द्वारा कार्य कराया जाता है, ठीक है। अब एक पशु बना दो, पागल कुत्ते बना दो या आवारे पशुओं का भी कुछ बना दो, एक जंगल बना दो, छोटा सा एक आदमी पकड़ के जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको बनाना है, बहुत 16 बाई 9 इंच में भी आप बना सकते हैं, छोटे से फिगर में। और पांचवा है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी नगर निगम के ही अंतर्गत आता है। और इसके आगे हम जो दूसरा था ऐच्छिक कार्य, उसको हम उसके अंतर्गत क्या क्या लिख सकते हैं, पुस्तकालय, वाचनालयों, पार्कों, आय घरों एवं धर्मशालाओं आदि का प्रबंध करना नगर निगम में ऐच्छिक कार्य में आता है, ठीक है। पहला, मेलों एवं प्रदर्शनी का आयोजन करना। दूसरा, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। ये इतना। अब आप क्या कर सकते हैं, इस फिगर में, इस वाले में वृक्षारोपण के एक फिगर बना सकते हैं, मतलब छोटा सा एक लड़का हो और वृक्षारोपण कर रहा हो,
उससे आप फिगर बना सकते हैं, या कोई ऐसा बना दीजिए जो पुस्तकालय जहाँ पे किताब उताब रखे गए हों, ऐसे आप बना देंगे तो ये होगा कि आपका जो आंसर होगा वो प्रभावशाली होगा और एग्जामिनर को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेद कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए, यानी वेदों के बारे में हम व्याख्या करेंगे। वेदों की संख्या 4 होती है, इसके अंतर्गत मतलब हम लिखेंगे उत्तर में, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर बड़ा सा वेद लिख सकते हो, उसके नीचे 4 अंडरलाइन नीचे की तरफ कर देना और तीर लगा देना और वहाँ पे पहले में लिख देना ऋग्वेद, दूसरे में यजुर्वेद, तीसरे में सामवेद, ऐसे आप लिख सकते हैं और चौथे में अथर्ववेद आप लिख देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। अब पहला हेडिंग डालिए ऋग्वेद और वहाँ पे लिखिए प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्ति हैं, इसकी भाषा पदात्मक है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। और दूसरा यजुर्वेद के अंतर्गत लिखिए यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद एवं गद्य दोनों के लिए की गई है, यह मूल रूप से कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है, ठीक है। और तीसरे में आप सामवेद के अंतर्गत लिख सकते हैं, इसमें संकलित मंत्रों को यत्र के अवसर पर देवी देवताओं की प्रस्तुति हेतु गाया जाता था, इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, सामान्य का वास्तविक अर्थ गाना है, ठीक है, गान है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उसको सामान्य या शाम कहा जाता है। सामगान की एक शस्त्र पद्धतियाँ थीं, 13 शाखाकारों के नाम उपलब्ध होने के कारण 13 शाखाओं का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इन 13 में से केवल 3 शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं, रामायणी, कौथुमी, जैमिनी व तलवकार। सामवेद की पूरी मंत्र संख्या 1875 है, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 1771, इस प्रकार केवल 1000 मंत्र सामवेद में नवीन हैं, ठीक है। आप चौथा लिख सकते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत लिखेंगे अथर्ववेद के सात्विक ब्राह्म होता है, इस वेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है, सोम इसकी प्रमुख देवता हैं तथा आचार्य से मुंतु हैं, इसमें ब्रह्मा ज्ञान औषधि प्रयोग रोग निवारण यंत्र तंत्र टोना टोटका आदि का विस्तृत वर्णन है, ठीक है। आप ऐसे चाहेंगे तो इस फिगर को लिख देंगे और लिखने के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। उपनिषद का क्या अर्थ है समझाइए तथा इनकी संख्या का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब हम हेडिंग डालेंगे उपनिषद का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ उपनिषद। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे उपनिषद शब्द में उप एवं निस उपसर्ग है और सद मूल धातु है। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, पहला अर्थ है नाश, दूसरा अर्थ है गति, तीसरा अर्थ है प्राप्ति, तीसरा अर्थ है अवसाद अथवा अंत। इस दृष्टि से उपनिषद का अर्थ इस ज्ञान से लिया जाता है कि जिससे अविद्या अथवा अज्ञान का नाश होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और दुख का अंत होता है। मैक्स मूलर ने सद धातु के नी उपसर्ग लगाकर जैसे निपिसदति निष्पद का अभिप्राय बैठना लगाया है और उप का अर्थ निकट है, अतः उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना या बताया गया है, ठीक है। मैक्स मूलर ने उपनिषद की भूमिका में लिखा है, संस्कृत भाषा के इतिहास एवं संस्कृत के अनुसार यह निश्चित ही है कि उपनिषद का प्रारंभ अर्थ में एक ऐसी गोष्ठ से था जिसमें शिष्य गुरु के चारों ओर आदर का श्रद्धा के साथ एकत्रित होते थे। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार इस शब्द का अर्थ है कि उस ज्ञान से है जो भ्रम को नष्ट कर यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। उपनिषद शब्द का प्रयोग इसी कारण से अत्यंत रहस्य के अर्थों में भी लिया जाता है। उपनिषदों में अविद्या को नष्ट करने के उपाय तथा पर ब्रह्मा के स्वरूपों के विषय में भी उल्लेख किया जाता है। अगला हेडिंग हम डाल सकते हैं इसमें, उपनिषदों की संख्या क्या है। उपनिषदों की संख्या प्रायः 100 से ऊपर ही है, परंतु उनमें 14 उपनिषद प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं। ये उपनिषद अपने पृथक अस्तित्व रखते हैं। ये 14 उपनिषद किसी एक काल की रचना नहीं है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा लिखित है। इस प्रकार उपनिषद एक निश्चित काल की रचना नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें किसी एक सुनिश्चित और किसी एक संप्रदाय का सिद्धांत या दर्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। आप यहाँ पे इस चीज़ को दिखा सकते हैं। अब जैसे इसमें एक व्यक्ति आया है मैक्स मूलर, आप क्या कर सकते हो, अभी हमें तो पता नहीं है कि मैक्स मूलर है, एग्जाम्पल डेट हमें कुछ भी नहीं पता, मैक्स मूलर कैसा दिखता था, उसकी आँख कैसे थी, हमें कुछ भी नहीं उसके बारे में पता है, लेकिन कार्टूनी टाइप में हम क्या कर सकते हैं,
मैक्स मूलर को हम बना सकते हैं उसमें एक कार्टूनी टाइप के कि दिस इज़ मैक्स मूलर, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो अब हेडिंग डालेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के अंतर्गत लिखेंगे ज्वार भाटा वह स्थिति है जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिपादन समुद्र तल ऊपर उठता एवं नीचे गिरता है। पानी के ऊपर तथा नीचे गिरने की क्रिया को ही ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ आप लिख नहीं सकते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लेड में छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं आपको बनाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यालय में कार्य का वर्णन कीजिए। अब हम हेडिंग डालेंगे ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंचों एवं सरपंचों से होता है। इसका निर्वाचन कलेक्टर द्वारा निर्धारित 1000 की जनसंख्या वाली ग्राम सभा में कम से कम 100 एवं से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम सभा में अधिकतम 20 वार्डों में बांटकर ग्राम सभा से सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यालय, हेडिंग डालेंगे ग्राम पंचायत का कार्यालय पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष हेतु होता था। इसके अनुसार ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी पहले अधिवेशन की तारीख से अपने पदों का 5 वर्ष के लिए बने रहेंगे। यदि कोई पदाधिकारी लोकसभा अथवा विधानसभा हेतु चुन लिया जाता है तो वो तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत का पदाधिकारी नहीं रह सकता है। ग्राम पंचायत का पुनः निर्वाचन सामान्य कलाधिकार में कराया जाता है, परंतु यदि ऐसा नहीं है तो पाता है कि वो पंचायत विघटित मान ली जाती है और उसका पुनर्गठन 6 माह के अंदर कराया जाना जरूरी होता है। कर्तव्य पालन के गड़बड़ी के आधार पर पंचायत को सुनवाई का अवसर न प्रदान करने पर पंचायत को उसके कार्यालय के पूर्व भंग किया जा सकता है। इस स्थिति में वह भी पुनः ग्राम पंचायत का गठन 6 माह के अंदर होना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत के कार्य, अभी हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्य निम्नलिखित में से जिन्हें वह राज्य सरकार के अधीन बनाए हुए होते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, एक आपको 5 पॉइंट डालिए। ठीक है, और अब 5 पॉइंट यह सकता है कि हैश का चिन्ह बना दीजिए, तीर का निशान बना दीजिए, या कोई सितारा बना दीजिए, या कोई अंक लिख दीजिए, या रोमन अंक लिख दीजिए। आप ऐसे लिख देंगे तो आपको क्या होगा, जिससे हम क्या होता है ना कि कोई चीज़ जब इकाई में मिक्स करके लिखते हैं तो वो हमारा चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करके कोई चीज़ लिखते हैं, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, तो इससे थोड़ा सा एग्जामिनर को देखने में थोड़ी दिक्कत कम होती है। तो पहला लिखेंगे अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत सार्वजनिक मेलों से पृथ्वी बचारों तथा मेलों की स्थापना व प्रबंध। दूसरा लिखेंगे पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना तथा उसे जनपद पंचायत की योजना में शामिल करने को वो भेजना। और तीसरा है स्थानीय योजना के संसाधनों और व्ययों पर नियंत्रण रखना, ग्राम सभा द्वारा गठित समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय करना, मूल्यांकन करना। और पांचवा है ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाली कॉलोनियों के निर्माण के आवेदनों पर विचार करना। ठीक है, अब ये आपका पांचों हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधि हैं बताइए। ठीक है, अब हम बड़ा सा मोटे से बीचों बीच में हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, मतलब कैसे हमारे यहाँ पैसे आते हैं। ठीक है, पहला मतलब हेडिंग डालेंगे उसके बगल में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि। राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुख रूप से 3 विधियों से की जाती है। पहला लिखेंगे उत्पादन गणना विधि, यानी प्रोडक्टिव कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इस विधि के अनुसार एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न की गई सभी प्रकार की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध उत्पत्ति ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन में से चल एवं अचल पूंजी का प्रतिस्थापन, बीमा व्यय तथा करों की राशि की घटा दी जाती है। इस शुद्ध उत्पत्ति में विदेश से प्राप्त आय के जोड़ने को शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। इस रीति को वस्तु सेवा गणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश में उत्पत्ति वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही एवं विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। यह पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि वस्तु अंतिम वस्तु है अथवा मध्यवर्ती वस्तु है। अब हम क्या कर लेंगे, जहां हमारा लाइन खत्म हो रहा है उस पैराग्राफ को छोड़ के अब हम लोग क्या करेंगे, अगले पैराग्राफ की ओर लिखेंगे और दूसरा हेडिंग डालेंगे आय गणना विधि, यानी इनकम कैलकुलेशन मेथड। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, आय गणना की रीति को व्यावसायिक गणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि में उत्पादन संसाधनों को उनकी सेवाओं के बदलने
बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसे जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। चूँकि इसमें समस्त साधनों की आय को जोड़ा जाता है, इसलिए इसे प्राप्त आय की गणना विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा लिखेंगे व्यय गणना की विधि यानी एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन मेथड। अब इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि आय का प्रयोग दो प्रकार से हो जाता है, उपभोग करके एवं बचत करके। इसलिए राष्ट्रीय आय किसी भी वर्ष विशेष में उपयोग मूल्य एवं बचत मूल्य का योग होती है। इस पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं के उपभोग पर किए गए व्यय का कुल योग ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण बचत का मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगर आप इस प्रश्न में चाहते हैं तो कोई सिक्का उक्का बना दीजिए। कोई व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीद रहा है या ले रहा है, इस तरीके के चाहेंगे तो आप सचित्र वर्णन मतलब कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आप आएंगे तो आएंगे ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की विवेचना कीजिए। ठीक है, आप इसके अंतर्गत एक हेडिंग डाल सकते हैं, नगर निगम परिषद तथा नगर निगम के मुख्य कार्य। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। अब आप क्या सकते हैं, हैज बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, कोई नंबर डाल सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, या बस सब करके ऐसे कुछ लिख सकते हैं, या फिर कोई मतलब अंक डाल सकते हैं। तो आप ऐसे करके लिखेंगे ना तो अच्छे से एग्जामिनर को दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला लिखते हैं नगर की साफ सफाई करवाना तथा कचरा उठाना, सड़कों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी लाइट की व्यवस्था करना। तीसरा है पाठशाला, पुस्तकालय, बाग, पार्क, बगीचे आदि का बनवाना। चौथा है बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना। पांचवा है शहर में संक्रामक रोग फैलाने की स्थिति में पानी की व्यवस्था करवाना, टीकाकरण आदि का कार्य करवाना। छठवां है शहर में होने वाले जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना। सातवां है काजी हाउस, आवारा मोशियस पशुओं की देखभाल का प्रबंध करना। आप चाहेंगे तो ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो एक बगीचा बना दीजिए, पार्क बना दीजिए, कुछ बच्चों को रख दीजिए, कुछ टहल रहे हों, कुछ योगा कर रहे हों, या फिर ये भी नहीं आपको बनाना है तो कोई एक रोगी को बैठा दीजिए, या फिर कोई एक ऐसी कन्या को बैठा दीजिए जो टीकाकरण कर रही हो, पोलियो पिला रही हो, या इंजेक्शन लगाती हुई दिखाई दे रही हो। ऐसे आप बना सकते हैं कि या फिर कोई साफ़ सफाई की चीज़ें हो गई तो वहाँ पे ये चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रमुख उपनिषदों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो हम लोग सॉल्यूशन है इसके बारे में जो बताया जाएगा वो हमारे अगले वीडियो पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा। और